हमारे फेड बाइक्स के पिछले वीडियो पे आप लोगों के काफी सारे सजेशंस आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और ये वीडियो आप लोगों के नाम। पर लिस्ट शुरू करने के पहले आप तो जानते ही होंगे, शुरू करते हैं 2000 में लॉन्च हुए बाइक के साथ, जिसमें डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स के साथ स्पोर्टी लुक्स और चौड़ा 100 सेक्शन का रियर टायर था। साथ में इसके 110 सीसी इंजन में 5 गियर भी थे, जिस वजह से 95 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड के साथ इसमें 60 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलता था। और तो और एलएमएल एड्रीनो में 3 पेंट स्कीम मिलते थे, जिसमें से रेड कलर के पेंट स्कीम का नाम था फरारी रेड। लेकिन इसके ना चलने के भी काफी कारण थे। आज की तरह तब भी स्पोर्टी कम्यूटर मार्केट काफी छोटा ही था और एक्चुअल परफॉर्मेंस चाहने वालों को हीरो होंडा सीबीजी और खास करके बजाज पल्सर अपनी ओर खींचने लग गया था। और फाइनली 2006 में एलएमएल का मोटरसाइकिल डिवीजन ही बंद हो गया। एंटाइस इस शब्द का मतलब है अपनी ओर आकर्षित करना, और 2002 में कावासाकी बजाज एलिमिनेटर के सक्सेस को देख के यामाहा ने भी अपना क्रूजर बनाना चाहा, जिसमें ऊंचा हैंडल बार था और फुटपेक्स के बजाय फुटबोर्ड थे, जो यामाहा के ओवरसीज लार्ज कैपेसिटी क्रूजर यामाहा रॉयल स्टार से इंस्पायर्ड थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी था, यामाहा के पास उस वक्त कोई बड़े कैपेसिटी के इंजन्स नहीं थे, तो उन्होंने अपने YBX स्ट्रीट बाइक के 125 सीसी इंजन एंटाइसर में भी डाल दिया। मतलब इस लिस्ट में एक स्मॉल कैपेसिटी स्पोर्ट बाइक के साथ एक स्मॉल कैपेसिटी क्रूजर भी है। अब इस छोटे इंजन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था, और एंटाइसर के डीलक्स वेरिएंट में आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे भी फीचर्स मिलते थे, जो एलिमिनेटर में थे ही। साथ में एलिमिनेटर की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा थी। पर दूसरी ओर एंटाइसर के छोटे इंजन और 4 स्पीड गियर बॉक्स की वजह से इस पे हाई स्पीड राइडिंग करना काफी मुश्किल था। साथ में इसका फ्यूल टैंक कुछ खास बड़ा नहीं था, तो हालांकि आप इस पे लॉन्ग राइड्स कर तो सकते थे, लेकिन लो टू मीडियम स्पीड्स में ही। और फिर 2006 में बजाज और कावासाकी के पार्टनरशिप टूटने के बाद बजाज ने लॉन्च किया एवेंजर, जिसमें एलिमिनेटर की लगभग हर एक खूबी थी, थोड़े कम प्राइस टैग पे। इस वजह से यामाहा और भी कम लोगों को अपनी ओर एंटाइस कर पाया, और यामाहा एंटाइसर 2006 में ही डिसकंटिन्यू हो गई। साल 2007 में स्प्लेंडर करीबन 15 साल से मार्केट ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पे भी राज कर रहा था। इसी को ही देख के बजाज ने लॉन्च किया एक्सीड 125, जिसमें नया DTS SI मतलब डिजिटल ट्विन स्पार्क स्वर्ल इंडक्शन टेक्नोलॉजी था, जिसका मतलब था कि इस बड़े इंजन में बेहतर परफॉर्मेंस तो था ही, साथ में इसकी एफिशिएंसी स्प्लेंडर से भी बेहतर होने वाली थी। लेकिन अफसोस ये सच साबित नहीं हुआ। अब माना लोगों को इस इंजन से करीबन 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर तक का भी माइलेज मिला, जो नो डाउट अच्छा है, लेकिन स्प्लेंडर से बेहतर नहीं है। पर इससे भी बड़ा प्रॉब्लम था इस नए इंजन के रिफाइनमेंट की कमी, जिसकी शिकायत काफी लोग करने लगे। और तो और इसके टायर्स भी काफी पतले थे, जिस वजह से एफिशिएंसी तो अच्छी मिलती थी, लेकिन ब्रेकिंग और हैंडलिंग दोनों उतने अच्छे नहीं थे। और तो और बजाज ने एक्सीड 125 को ठीक से पोजीशन भी नहीं किया। अब आप ही सोचिए, अगर थोड़े और पैसों में आप पल्सर 150 खरीद सकते थे, तो आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 125 सीसी बाइक क्यों खरीदेंगे? इन सब वजह से एक्सीड 125 2009 में ही आउट ऑफ प्रोडक्शन चला गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आज भी बजाज का एक 125 सीसी बाइक स्प्लेंडर को तेज टक्कर देता है, और इसी कंपैरिजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 2016 में बजाज ने एक 150 सीसी बाइक लॉन्च किया, जिसकी खासियत थी कि इसका टैंक इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के मेटल से बना था। पर इसके सिवाय बजाज V15 की और भी खूबियां थी। सबसे पहले इसका लुक काफी फ्रेश और यूनिक था, और हालांकि इसमें पल्सर 150 का ही इंजन था थोड़े से डिट्यून्ड अवतार में, लेकिन इसकी कीमत तब के 125 सीसी बाइक्स की बराबरी करता था। लेकिन कम प्राइस के बावजूद
V15 के सेल्स इसके लॉन्च के 1 साल के अंदर अंदर ही लड़खड़ाने लगे, जबकि कुछ लोगों को इसमें काफी सारे क्वालिटी इश्यूज आने लगे। कुछ और लोग इसके पिलियन स्पेस की कमी से परेशान थे। और तो और 2017 में बजाज ने V15 का एक 125cc वर्जन V12 भी लॉन्च किया, तो जाहिर है V15 की कीमत बढ़ गई और इनफैक्ट पल्सर से भी ज्यादा हो गई, जिस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी और भी घट गई, जिस वजह से 2019 में 150cc बाइक्स पे ABS कंपलसरी होने के ठीक पहले बजाज ने V15 को डिसकंटिन्यू कर दिया। 2004 में काइनेटिक ने कोरियन कंपनी ह्योजंग के साथ हाथ मिला के लॉन्च किया कॉमेट 250। तो जिस वक्त इंडियन राइडर्स के लिए स्पोर्टी ऑप्शंस में 16 PS वाला बजाज पल्सर 180 या 17 PS वाला हीरो करिश्मा था, उस वक्त आप सोच सकते थे एक 30 PS वाले ट्विन सिलेंडर स्ट्रीट बाइक ने कैसी खलबली मचा दी होगी। वेल एक्चुअली उतनी खलबली नहीं मचा पाई, क्योंकि कॉमेट 250 की कीमत करिश्मा जैसे महंगे बाइक की भी तकरीबन डबल थी। और जो खुशनसीब लोग इसे खरीद भी पाए, उनकी भी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि काइनेटिक के आफ्टर सेल्स इश्यूज के वजह से कॉमेट ओनर्स को मानो दर दर भटकना पड़ रहा था और जो एक आध सर्विस सेंटर फंक्शनल थे, उनके टेक्नीशियंस को भी इस हाईटेक बाइक के सर्विसिंग की ज्यादा जानकारी नहीं थी। और फाइनली 2008 में काइनेटिक खुद ही बंद हो गया, जिस वजह से ह्योजंग की इंडियन कहानी में एक सडन और शार्प एंड आ गया। अब माना 2012 में ह्योजंग फिर से इंडिया आया और इस बार इसकी 250cc बाइक एक फुल्ली फेड अवतार में आई, पर अब तक कावासाकी निंजा 250 और होंडा CBR 250 ने मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ जमा ली थी, जिस वजह से अपने सेकेंड इनिंग्स में भी ह्योजंग और इसकी 250cc बाइक ज्यादा नाम नहीं कमा पाई। जाने से पहले क्या आपके या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास इस लिस्ट में से कोई भी बाइक्स थी? कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर लिख दीजिए। और तो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए, ताकि इस फेल्ड बाइक सीरीज का हम पार्ट 2, 3 ही नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज बना पाए। और ऑफ कोर्स हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हर तरह की जानकारी, वो भी हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द ही मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग बाइक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो। डन।